गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे चैप्टर 7 की यूनिट नंबर 3 की। तो हमने बेसिक पढ़ लिया था, वल्य के बारे में पढ़ लिया था, शून्यभाजक रहित थी, शून्यभाजक सहित, क्रमनिमेय वल्य, तत्समकी वल्य, इनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम बात करेंगे पूर्णांकीय प्रांत के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में। सबसे पहले आपको परिभाषा अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है इसके बारे में समझो। लिख देना कोई वल्य आर प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगी यदि वल्य आर क्रम विनिमेय हो, तत्समकी वल्य हो, शून्यभाजक रहित वल्य हो। तो याद रखना है कोई वल्य आर प्लस डॉट क्रम विनिमेय वल्य कब कहलाएगी। एक तो क्या होना चाहिए, कोई वल्य आर प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत कब कहलाएगी। तो पूर्णांकीय प्रांत के लिए नियम याद रखना है, पूर्णांकीय प्रांत के लिए वल्य होना तो जरूरी है। इसके साथ साथ एक तो क्रम विनिमेय वल्य होना आवश्यक है, एक तत्समकी वल्य और एक शून्यभाजक रहित वल्य। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जेड प्लस डॉट है, ये एक वल्य होता है। और बता देंगे आपको जेड प्लस डॉट क्या होता है, एक वल्य होता है। क्या ये क्रम विनिमेय वल्य है? क्या क्रम विनिमेय वल्य क्या होता है कि समुच्चय के अवयव गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय नियम का पालन करना चाहिए। तो यहाँ समुच्चय जेड है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और पूर्णांक संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। तत्समकी वल्य हो, हाँ है गुणा। तत्समकी वल्य क्या होती है? जिसमें गुणासम क्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। गुणासम क्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? एक होता है, और जेड में एक है। शून्यभाजक रहित वल्य हो, एग्जाम्पल देखना, जेड प्लस डॉट कैसी वल्य होती है? शून्यभाजक रहित। सिंपल जिनमें गुणा आता है वो क्या होती है? शून्यभाजक रहित वल्य। रियल नंबर है। यहां मैं बात करूं ये सभी क्या है आपके पास? शून्यभाजक रहित वल्य है। तो ये तत्समकी भी है, ये क्रम विनिमेय भी है और वल्य भी है। तो ये सब क्या है? पूर्णांकीय प्रांत हैं। तो याद रखना जेड प्लस डॉट एक प्रांत होगा, क्योंकि वल्य भी है, क्रम विनिमेय वल्य भी है, तत्समकी वल्य भी है और शून्यभाजक रहित वल्य भी है। क्यों? क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये भी वल्य भी है, क्रम विनिमेय भी है, इसमें गुणा संक्रिया का तत्समक भी विद्यमान होता है, ये शून्यभाजक रहित होता है। ऐसे ही रियल नंबर आर प्लस डॉट भी सभी नियमों का पालन करता है। तो आर प्लस डॉट भी क्या है? पूर्णांकीय प्रांत है। तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको। अब हम बात करेंगे फील्ड की, बात करेंगे क्षेत्र की, बात करेंगे। तो फील्ड के बारे में समझो, क्षेत्र के बारे में वो लिख दो आप, कोई वल्य क्या होता है फील्ड वो समझो। कोई वल्य आर प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा यदि वल्य आर एक तो क्रम विनिमेय वल्य हो, एक तत्समकी वल्य हो, और थर्ड नियम है आर की देखो थर्ड नियम है
समुच्चय R के प्रत्येक अवयव का R समुच्चय भी बोल सकते हैं, समुच्चय R के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो। देखो क्षेत्र के लिए आप ये नियम देखोगे, कोई वल्य r प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा यदि वल्य r क्या हो, कर्वनिमेय वल्य हो, तत्समकी वल्य हो और r के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो। तो मैं बात करूं z प्लस डॉट की, क्या z प्लस डॉट है वो क्या एक क्षेत्र है? आप देखते ही मना कर दोगे, z प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्षेत्र के लिए तो वल्य होना जरूरी है, तो रिंग तो है, ये वल्य तो है, ये कर्वनिमेय वल्य भी होती है, ये तत्समकी वल्य भी होता है z प्लस डॉट। लेकिन इसमें थर्ड नियम लागू नहीं होगा। थर्ड नियम क्या है? समुच्चय R के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो। तो समुच्चय R की जगह यहां z है, तो क्या z के प्रत्येक अवयव का, z के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होता है? नहीं होता, क्योंकि जैसे हम बात करें 5 है वो z में होता है, अशून्य अवयव है, तो क्या 5 का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है? देखो गुणा की बात हो रही है तो तत्समक 1 हो जाता है। 5 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 1/5 से। तो 5 का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम 1/5 होता है। क्या 1/5 z में है? क्या नहीं है। तो z के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। जैसे 5 का 1/5 होता है वो z में नहीं है, तो फिर प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोम तभी विद्यमान होता है जब वह सेट में हो, समुच्चय में हो। तो यहाँ z के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो थर्ड नियम फेल हो गया, एक भी नियम फेल हो गया, तो z प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है। मैं बात करूंगा q प्लस डॉट की। q क्या होता है? परिमेय संख्याओं का, q क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याएं जानते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q रूप में लिखा जा सके। pq कहां से लेते हैं? z से। q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। देखो q प्लस डॉट एक वल्य होता है, ये कर्वनिमेय जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो गुणा संक्रिया के लिए कर्वनिमेय नियम का पालन करती हैं। संख्याओं को कैसे गुणा कर दो आप? जैसे 1/5 एक परिमेय संख्या होती है, 5 भी एक परिमेय संख्या होती है। चाहे 1/5 को 5 से करो, चाहे 5 को 1/5 से गुणा करो, आप एक ही आएगा। कहने का अर्थ क्रम में चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो q प्लस डॉट, और मैं बात करूं r प्लस डॉट, r रियल नंबर है तो कर्वनिमेय वल्य भी है, तत्समकी वल्य भी है q प्लस डॉट, क्योंकि गुणा संक्रिया का तत्समक 1 होता है। 1 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको p अपॉन q रूप में लिखा जा सकता है 1 को। और pq कहां से है? z से है। q डज नॉट इक्वल क्या है? 0 है। सभी नियमों का पालन हो रहा है। और इसमें लास्ट वाले नियम का भी पालन होता है, क्योंकि जैसे आपने 5 लिया, 5 एक परिमेय संख्या होती है। अब 5 का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा? 1/5 होगा। 1/5 भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि देखो p अपॉन q रूप में है, और p और q कहां से है? z से है। q क्या है? डज नॉट इक्वल 0। याद रखना, हम वैसे नॉर्मली बात करें, जैसे मैंने एक अवयव a कहां से लिया? q से। a क्या है? कोई स्वैच्छिक परिमेय संख्या है। अब a के मैं प्रतिलोम की बात करूंगा तो a का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा? a का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा? 1/a होगा। देखो a q में है तो 1/a भी q में होता है। कंडीशन एक है कि a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि a का मान, देखो वैसे मैं बात करूं a q में है या q नॉट लिख दूं, क्योंकि हम 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। यदि a की जगह अपन 0 लेते हैं तो 1/0 आता है और उसका मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट q में नहीं होता। लेकिन हमें 0 का तो प्रतिलोम देखना ही नहीं है, हमें तो क्या लिखा है यहां देखो,
समुच्चय के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो अशून्य अवयव लेंगे, 0 के अलावा सभी परिमेय संख्याएं लेंगे। तो मैंने ए क्या ले लिया, क्यू नोट से। अब ए क्यू नोट से है, ए का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है, 1/a। और याद रखना, कोई भी अशून्य परिमेय संख्या हो, यदि ए अशून्य परिमेय संख्या है तो 1/a भी क्या होगी, एक अशून्य परिमेय संख्या होगी। तो ए क्यू नोट में है तो 1/a भी किस में होगा, क्यू नोट में। तो यहां देखना, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, जैसे आपने क्यू से ले लिया -4/5। अब इसका प्रतिलोम कितना होगा, -5/4 होगा, ये तो होगा। अब ये भी क्यू में है और ये भी क्यू में। तो क्यू के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होता है। वैसे क्यू में 0 भी है, लेकिन 0 का प्रतिलोम नहीं देखेंगे गुणा संक्रिया के लिए। किनका देखते हैं, अशून्य अवयव का देखते हैं। तो क्यू में से कोई भी अशून्य अवयव लेना और उसका गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम चेक करना विद्यमान होगा। तो क्यू प्लस डॉट सभी नियमों का पालन कर रहा है, तो क्यू प्लस डॉट एक फील्ड होगा। अब हम बात करें आर प्लस डॉट की। क्या आर प्लस डॉट एक फील्ड है? हाँ, आर प्लस डॉट भी एक फील्ड होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसमें भी प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या होगा, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो आर प्लस डॉट भी एक फील्ड होगा, देखना आप। तो ये दोनों किसके एग्जाम है, फील्ड के एग्जाम्पल। आप इन चीजों को समझना। अरे परिभाषा याद करते जाओ आप साथ की साथ। आगे देखिए क्या दे रखा है, देखो विभाजन वलय दे रखा है या विषम क्षेत्र। परिभाषा याद कर लेना, कम से कम 2 अवयव वाला कोई वलय आर है, वो विभाजन कब कहलाएगा, एक तो इकाई सहित वलय, और एक क्या दे रखा है, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम। बात समझ में आ रही? जैसे क्षेत्र की परिभाषा याद की है ना आपने, वलय के साथ साथ कर विनिमय तत्समय की प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम। वैसे ही क्षेत्र के लिए क्या होता है, इकाई सहित या तत्समय की एक ही बात होती है। क्षेत्र के लिए एक तो वलय होना तो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र के लिए एक वलय तो होना जरूरी है। इसके साथ साथ इकाई सहित वलय हो और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो। बेटे बूलियन वलय की, पी वलय की अभी परिभाषा याद कर लो, जब इनकी चर्चा होगी तब इनके बारे में मैं समझाऊंगा। एक वलय बूलियन वलय कहलाता है यदि इसका प्रत्येक अवयव सक्षम है। यदि प्रत्येक अवयव क्या है, कहने का प्रत्येक अवयव का स्क्वायर क्या है, स्वयं के बराबर ही है। प्रत्येक अवयव का स्क्वायर है वो स्वयं के बराबर ही है, तब क्या होता है आपके पास ऐसी वलय क्या होती है, बूलियन वलय। और पी वलय क्या होती है, कोई वलय आर है वो पी वलय कब कहलाएगी, जब ए की पावर पी का मान किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, या पी ए किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अभी बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन वगैरह आएगा तब इनके बारे में डिटेल से समझा दूंगा। वैसे काम आने वाले नहीं है, इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। देखो वलय का एकांक अवयव, तो क्या होता है वलय का एकांक अवयव, वो समझिए। वलय का देखो समझो इस बात को, माना आर प्लस डॉट कोई कर विनिमय तत्समय की वलय है, छोटी छोटी परिभाषाएं इनको याद करते रहो, फिर बेटे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तब वलय आर का कोई अवयव, तब वलय आर का कोई अवयव ए एकांक अवयव कहलाएगा यदि वलय आर में एक अवयव बी ऐसा विद्यमान हो कि
ए डॉट बी इक्वल 1। एकांक अवयव क्या होता है? आर प्लस डॉट क्या है? देखो, क्योंकि ये तत्सम करविनिमय क्यों लिखा है मैंने, ये बात को समझो आप। क्योंकि देखो 1 आना चाहिए, आर क्या आना चाहिए? 1। तो 1 क्या होता है? वही तत्सम वाली बात होती है। तो माना आर प्लस डॉट कोई करविनिमय क्या आपके पास तत्सम वल्य है। माना आर प्लस डॉट क्या है? कोई करविनिमय तत्सम वल्य। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप वल्य भी बोल सकते हो ओनली, कि माना आर प्लस डॉट कोई वल्य है, तब वल्य आर का कोई अवयव ए एकांक अवयव कहलाएगा यदि वल्य आर में एक अवयव बी ऐसा विद्यमान हो कि ए डॉट बी बराबर क्या हो? ए को। अब मैं आपसे एग्जाम्पल वगैरह की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात कर ली, जैसे एक वल्य ले ली, वल्य जेड प्लस डॉट के एकांक अवयव देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे कोई भी वल्य उसके एकांक अवयव कैसे निकालते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या जेड प्लस डॉट जो वल्य है, क्या इसका एकांक अवयव 2 हो सकता है? क्या वल्य जेड प्लस डॉट का एकांक अवयव 2 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, 2 एकांक अवयव क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड में कोई ऐसा अवयव विद्यमान नहीं है कि जिसको 2 से गुणा करने पर 1 आ जाए। ये तो लिखा है ए एकांक अवयव कब होगा? यदि आर में एक अवयव बी ऐसा होगी जिसको ए से गुणा करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 2 को किस जेड में ऐसा अवयव नहीं है जिसको हम 2 से गुणा करें 1 आ जाए। यदि ऐसा होता तो फिर 2 क्या हो जाता? एकांक अवयव। मैं बात करूंगा क्या -1 है वो एकांक अवयव है क्या इस वल्य का? हाँ है, क्योंकि जेड में एक अवयव ऐसा है जिसको -1 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और वो स्वयं -1 ही है। स्वयं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 क्या होगा? एकांक अवयव। मैं बात करूं क्या 1 एकांक अवयव है? हाँ है, क्योंकि जेड में एक अवयव ऐसा विद्यमान है जिसको 1 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और वो स्वयं ही है। कहने का तो ये -1 और 1 दोनों क्या है? एकांक अवयव। 1 और -1 के अलावा जेड का कोई भी अवयव एकांक अवयव नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 के अलावा हम जेड में से और कोई अवयव लेंगे, उसको जेड के किसी अवयव से गुणा करने पर 1 नहीं आएगा। 1 तथा -1 है। अब मैं बात कर रहा हूं इस वल्य की बात कर रहा हूं, वल्य आर प्लस डॉट के एकांक अवयव। अब मैं बात कर रहा हूं कि वल्य है आर प्लस डॉट, इसके एकांक अवयव क्या होंगे? तो इस बात को ध्यान से समझो आप। जैसे मैं बात करूं 2 आर में है, 2 किस में है? आर में है। तो आप 2 को 1/2 से गुणा करने पर 1 आ रहा है, और 1/2 आर में है। 1/2 एक वास्तविक संख्या होती है, कुछ भी ले लो आप 0 के अलावा। आर में से 0 के अलावा आप कुछ भी ले लो, कोई भी एलिमेंट से ले लो आप आर का, तो आर में एक ऐसी संख्या होगी कि उस संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कहने का क्या वल्य आर प्लस डॉट का एकांक अवयव, जैसे मैं बात करूं 10/5 क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या आर में एक ऐसी संख्या विद्यमान है क्या कि इससे गुणा करने पर 1 आ जाए? हाँ है, 5/10। 5/10 क्या होती है बेटे? एक वास्तविक संख्या होती है। आयोटा के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं वास्तविक होती है, तो इसमें आयोटा थोड़ी है, तो वास्तविक संख्या है। क्या मैं बोलूं आपसे कि 0 एकांक अवयव है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूं क्या 0 एकांक अवयव है इस वल्य आर प्लस डॉट का? नहीं है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 को तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो वल्य आर प्लस डॉट की एकांक अवयव सभी अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं।
वल्य आर प्लस डॉट की एकांक अवयव क्या है? सभी अशून्य वास्तविक संख्याएं, जीरो के अलावा जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं वो यहाँ एकांक अवयव होंगी। तो बातें समझ में आ रही होंगी, ये दे रखी होंगी एग्जाम्पल वगैरह। देखो तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ते हुए पूर्णांक प्रांत, क्षेत्र, विभाजन वल्य, बूलियन वल्य, पी वल्य की परिभाषा याद करो, एकांक अवयव क्या होता है। अब देखो वल्य में क्या दे रखा है? निरसन नियम दे रखा है। तो वल्य में निरसन नियम क्या होता है? देखो एक चीज नोट कर लेना, जो वल्य होता है मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। वल्य में निरसन नियम की बात थी, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो वल्य में निरसन नियम क्या होता है? जैसे आपके पास r प्लस डॉट एक वल्य है, तो वल्य में देखो योग संक्रिया के लिए तो सदैव निरसन नियम लागू होता है। अब हम बात करेंगे गुणा के लिए निरसन नियम की। बेटे किसकी बात करेंगे? क्योंकि योग संक्रिया के लिए तो ग्रुप होता है ना r। तो वल्य में यदि निरसन नियम की बात हो तो निरसन नियम क्या होता है? देखो वल्य में निरसन नियम लागू कब होगा? जब a किसके बराबर नहीं हो? a किसके बराबर नहीं हो? 0 के बराबर, और a b बराबर क्या दे रखा हो? ac, और a से a कैंसिल होकर के आ जाए b बराबर c। देखो a डज नॉट इक्वल 0 क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होता। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 3 बराबर 4 आएगा। वो संभव है क्या? नहीं है। वही है a डज नॉट इक्वल 0 है, यहां से ba बराबर क्या दे रखा है? ca। a से a को कैंसिल कर दो, b बराबर c। ये कौन सा नियम है? a कौन सी साइड है? बाई साइड है, तो इस नियम को बोलते हैं वाम निरसन नियम। और a देखो दाई साइड है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण निरसन नियम। तो वल्य में निरसन नियम कौन से होते हैं? याद रखना, ए बी बराबर ए सी, ये वाले गुणा वाले होते हैं। तो वल्य में निरसन नियम लागू होंगे यदि a डज नॉट इक्वल 0 है, ए बी बराबर ए सी दे रखा है और b बराबर c आ जाए, तो कौन सा नियम लागू होगा? वाम निरसन नियम। a बराबर c दे रखा है, a से कैंसिल हो जाए, b बराबर c आ जाए, तो कौन सा नियम लागू होगा? दक्षिण निरसन नियम। a कौन सी साइड दे रखा है? दाई साइड दे रखा है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, इनको पढ़ते रहो आप। देखो ये परिभाषा याद कीजिए आप, एक वल्य आर के सभी स्वयं युग्मी अवयवों के समुच्चय सी को वल्य आर का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। कहने का अर्थ आपके पास एक वल्य आर प्लस डॉट है, एक वल्य क्या है? आर प्लस डॉट है। वल्य के केंद्र की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको आप पढ़ोगे, बुक में देखिए उतार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज बढ़िया दे रखी है। तो इस वल्य आर का केंद्र सी है, वो क्या होगा? उन अवयवों का समुच्चय होगा। सी में आर प्रकार के एलिमेंट्स हैं और आर ए बराबर क्या होना चाहिए? ए आर। जहां ए भी कहां से ले रहे हो? कैपिटल आर से, और आर भी कहां से ले रहे हो? कैपिटल आर से, क्योंकि समुच्चय ही कैपिटल आर है, और तो कहां से लेंगे? कहने का जो वल्य का केंद्र क्या होता है? उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो क्रमनिमेय नियम का पालन करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई वल्य है, उसका केंद्र क्या होता है? उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो क्रमनिमेय नियम का पालन करते हैं बेटे। और वल्य के एक अवयव का प्रसामान्यक, जैसे आपके पास एक किसी वल्य आर का एक अवयव है, तब ए का प्रसामान्यक क्या होगा? देखो आगे वाली परिभाषा दे रखी है, बात को समझो। वल्य के किसी एक अवयव का प्रसामान्यक, जैसे आपके पास बुक वाली बात ही बता देते हैं, ए क्या है? वल्य आर का कोई अवयव है, तब इसका प्रसामान्यक क्या होगा? इसका प्रसामान्यक जो ए है, इसका प्रसामान्यक लिखा जाता है एन ए से। और इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे एन ए में। आर है तो आर है वो एन ए में कब आएगा? ए के प्रसामान्यक में कब आएगा? जब आर है वो ए के साथ कौन से नियम का पालन करेगा?
कर विनिमय नियम का पालन करेगा। बात समझ में आ रही है? आपके पास वल्य के किसी एक अवयव का प्रसामान्य, जैसे आपके पास r प्लस डॉट एक वल्य है और मैंने इसका एक अवयव क्या लिया है, a लिया है, तो a का प्रसामान्य लिखा जाएगा na से, और वो क्या होगा, कैपिटल R के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा। Na में R प्रकार के एलिमेंट्स है जो स्मॉल a के साथ कौन से नियम का पालन करें, कर विनिमय नियम का। यानी Na में वो सभी अवयव आएंगे जो स्मॉल a के साथ कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, कर विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। उन सभी अवयवों का समुच्चय क्या होता है, a का प्रसामान्यक होता है। ओके, फिर ओनली परिभाषा पढ़ो। अब आपको मुद्दे की बातें बताते हैं। अब देखो, तो हमने चैप्टर का ये बेसिक समझ लिया है। आगे तो संख्याओं का वल्य की उदाहरण दे रखी है, मैट्रिक्स वल्य, इनके उदाहरण फलनों का वल्य, ये तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं, आप रहने देना, इनको मैं समझा दूंगा। आगे शून्य भाजक वल्य के उदाहरण, पूर्णांक के प्रांत के उदाहरण, क्षेत्र के उदाहरण, ये बेसिक हो चुका है। अब आप देखिए, आप सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको चैप्टर के। चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं हम। निम्न में से कौन से वल्य हैं, कारण सहित उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें जांच करना है किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमें जांच करना है कि C प्लस डॉट एक वल्य है या नहीं, जहां C सम्मिश्र संख्याओं का, वैसे आपको पता है वल्य है, ये तो पहले ही बता चुका आपको। हमें जांच करना है कि C प्लस डॉट एक वल्य है या नहीं है, जहां C क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। बेटे C बराबर आप जानते हैं, C किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, C में Z1 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z1 बराबर क्या होता है, x1 प्लस आयोटा y1। x1 y1 कहां से लेते हो आप, R से, ये तो दे रखा है बेटे। ओके, अब आपसे पूछना चाहता हूं कि C प्लस डॉट एक वल्य है या नहीं है, और जहां C क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सके। x y कहां से लेते हैं, R से। सॉरी, आप Z लिख दो ना, बाद में कर देंगे Z1 वगैरह, तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सबसे पहले देखो द्विचर संक्रिया नियम देखना आपको। एग्जाम में कैसे प्रूफ सॉल्व करके आओगे, इस बात को आप समझो। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका कि C प्लस डॉट एक वल्य होती है, लेकिन लिखने की कला भी आप लोगों में होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपको थ्योरी वगैरह में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है लिखने में, लेकिन वो कला आप में आ जाएगी, आप नो टेंशन रहो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विचर संक्रिया नियम की, बाइनरी ऑपरेशन की। वल्य के लिए सबसे पहले यही तो देखते हैं। वल्य के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन नियम देखा करो, योग और गुणा का, क्योंकि यहां नहीं दे रखा योग और गुणा को द्विचर संक्रिया नियम, तो आपको सिद्ध करवाना पड़ेगा। तो लिख देना, मैं बोल रहा हूं बेटे, हर बात क्या लिखेंगे, आप लिख लोगे। देखो सबसे पहले लिख देना यहां, चूंकि हम जानते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग तथा गुणा एक सम्मिश्र संख्या होती है, अतः समुच्चय C में योग तथा गुणा दोनों द्विचर संक्रियाएं हैं। फिर फॉर ईच दो एलिमेंट्स कहां से लोगे आप, Z1 Z2 कहां से लोगे, C से। तब आपको पता है
ये Z1 प्लस Z2 भी सी में आएगा और Z1 डॉट Z2 भी किस में आएगा, सी में। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कोई भी दो सम्मिश्र संख्या लेना आप, उनको जोड़ना तो भी सम्मिश्र संख्या आएगी, गुणा करना तो भी क्या आएगी, सम्मिश्र संख्या। ओके, सम्मिश्र संख्याएं जानते हैं ना आप क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या। मैं बोलूं 5 एक सम्मिश्र संख्या है या नहीं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि 5 को देखो x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिख सकते हैं, 5 प्लस आयोटा डॉट 0। तो जितनी भी संख्याएं हैं ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के अलावा, अनिर्धारित के अलावा, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सब आ जाती हैं। तो आप कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं लेना, उनको जोड़ना तो योग भी सी में आएगा और गुणा भी सी में आएगा। तो कहने का सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में क्या है, योग और गुणा क्या है, द्विचर संक्रिया है। लिख दोगे। सेकंड नियम की बात कर रहे हैं। द्विचर संक्रिया के बाद कौन से नियम आते हैं, साहचर्य नियम। यह आपको ग्रुप में पढ़ा चुके कि संख्याएं है ना वो हमेशा योग और गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो वही लिखना आपको थ्योरी के द्वारा काम चलाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं योग तथा गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अतः समुच्चय सी के अवयव योग तथा गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे। लिख दोगे, वीडियो को रोक लिया करो, लिख देना लैंग्वेज। और फिर आगे क्या लिखना है, 3 एलिमेंट्स कहां से लेने हैं आपको, Z1 Z2 Z3 कहां से लेने हैं, सी से। और ये नियम लिख देना आप, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और एक हो गया गुणा वाला, क्योंकि दोनों नियम देखने पड़ते हैं। वल्ले में योगकार गुणा का साहचर्य आपको पता है ना, परिभाषा देखो दोबारा से, पता नहीं हो तो लिखाई थी मैंने। योग का साहचर्य भी देखना पड़ता है, वल्ले में गुणा का साहचर्य भी देखना पड़ता है। आगे देखिए, थर्ड देखिए, योग का तत्समक अवयव। लिख देना, क्योंकि योग का तत्समक अवयव 0 होता है। फॉर ईच z कहां से लोगे, सी से। z प्लस 0 बराबर z बराबर क्या होता है, 0 प्लस z। और फॉर ईच 0 क्या होता है, सी में। अतः समुच्चय सी में योग संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान होगा। देखो, योग का तत्समक अवयव देखते हैं, गुणा का तत्समक अवयव नहीं देखते। जब तत्समक वल्ले पूछता है ना, तब गुणा का तत्समक देखते हैं। यहां तो अपने से ओनली क्या पूछ रहा है, ये वल्ले पूछ रहा है, तो योग का तत्समक देखना है। योग का तत्समक 0 होता है, और 0 हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि वे सभी संख्याएं जिनको x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखा जा सके, एक्स वाई किस में होने चाहिए, आर में, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो 0 को लिख सकते हैं हम x प्लस आयोटा वाई के रूप में, एक्स वाई की जगह 0 है और वो आर में है। देखो, तो 0 एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो 0 सी में होगा तो तत्समक अवयव विद्यमान होगा। आगे हम बात करें, कौन सा नियम आ गया आपके पास से, योग का तत्समक हो गया। योग के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, योग के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, तो एक अवयव आपने कहां से लिया, फॉर लिख दिया आपने, माना जेड सी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, जेड सी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, और यदि z का प्रतिलोम विद्यमान हो गया तो नियम लागू हो जाएगा।
तुम्हारा जेड सी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, तो अब आपको पता है जेड में क्या जोड़े। योग के लिए प्रतिलोम कैसे निकालोगे, जेड में क्या जोड़े कि तत्समक आ जाए, ऐसे तो निकालते। योग के लिए प्रतिलोम निकाल रहे हो तो स्टार की जगह प्लस, यहां क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, माइनस जेड जोड़ने पर जीरो आएगा, या उल्टा लिख दिया करो। और फॉर इच हमें पता है माइनस जेड किस में होगा, सी में, चूंकि जेड किस में है, सी में है, इसलिए माइनस जेड भी किस में होगा, सी में। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सम्मिश्र संख्या हो उसको माइनस से गुणा करने पर भी वो क्या रहती है, सम्मिश्र संख्या रहती है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस वाली संख्याएं भी तो आती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। माना जेड सी का कोई स्वैच्छिक अवयव है और जेड का प्रतिलोम कितना होगा, योग के लिए माइनस जेड होगा, और माइनस जेड सी में है तो लिख देना अतः जेड के अतः सी के प्रत्येक अवयव का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। देखो दो नियम तो ये द्विचर संक्रिया वाले हो गए, तो दो सातचर्य वाले 4, 1 5, 1 6, दो नियम और बच गए। कौन कौन से बच गए, दो। एक तो योग का कर विनिमय, नंबर कैसे दे दिया करो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो बच गया योग का कर विनिमय, लिख देना। चूंकि हम जानते हैं कि संख्याएं योग संक्रिया के लिए कर विनिमय नियम का पालन करती हैं, अतः सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी भी योग संक्रिया के लिए कर विनिमय नियम का पालन करेगा। चूंकि हम जानते हैं कि संख्याएं योग संक्रिया के लिए कर विनिमय नियम का पालन करती हैं, अतः सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी भी योग संक्रिया के लिए कर विनिमय नियम का पालन करेगा। कहने का आप कोई भी दो एलिमेंट्स कहां से ले लो, आप Z1 Z2 कहां से ले लो, सी से। चाहे Z1 में Z2 जोड़ो और चाहे Z2 में Z1 जोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक नियम और बच गया, लास्ट नियम, गुणन की योग पर बंटनता। तो गुणन की योग पर बंटनता क्या होती है, इसके बारे में और समझो आप। देखो आप दो एलिमेंट्स कहां से लोगे, फॉर ईच बंटनता के लिए 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, Z1 Z2 Z3। तो अरे यहां से लिख देना आप डायरेक्ट, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 बराबर क्या होगा, Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3, और Z2 प्लस Z3 डॉट Z1 बराबर क्या होगा, Z2 डॉट Z1 प्लस Z3 डॉट Z1। जहां समझाने वाली बात होगी वहां मैं समझा दूंगा, नॉर्मल लिख देना। चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणन की योग पर, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं दक्षिण बंटनता और वाम बंटनता नियम का पालन करती हैं। तो आप डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुकना आप थोड़ी देर। हाँ डायरेक्ट लिख देना, अब कोई दिक्कत। चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणन की, या चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं दक्षिण बंटनता और वाम बंटनता नियम का पालन करती हैं, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अतः सी प्लस डॉट क्या होगा, एक वल्य है। अतः सी प्लस डॉट एक वल्य है क्योंकि सभी नियमों का पालन हो रहा है। तो मैंने जो बोला है इनको आपको लिखना है, और एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं, वहां से भी आप देखकर लैंग्वेज लिख सकते हो। वहां थोड़ा शॉर्ट रूप में दे रखा है, लेकिन आप अलग अलग एक्सप्लेन करके आना नियमों को, आप जैसे मैंने बताया है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, थ्योरी लिख दोगे? अरे ग्रुप की तरह थ्योरी लिखनी है इनमें भी, क्योंकि इनमें भी ग्रुप वाले नियम ही है, योग का साचार्य, योग का कर विनिमय। तो उनकी लैंग्वेज लिखते थे आप, जैसे सी प्लस की लैंग्वेज लिखते थे आप।
तो वही लैंग्वेज यहाँ लिखनी है, चूंकि हम जानते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, अतः सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। तो वही बात लिखनी है यहाँ भी, यहाँ योग की जगह गुणा हो रहा है तो दोनों को साथ बोल देंगे, प्रतिलोम दिखा देंगे, करविनिमय दिखा देंगे, डायरेक्ट ही बोल के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेकंड 0 ±2 ±4, कहने का आप इधर लिख दो समझने के लिए, -2 -4। संक्रिया आपको पता ही है क्या आएगी, बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा, प्लस और डॉट। आपसे पूछ रहा है क्या ये वल्य है क्या, तो आपको वल्य के लिए सबसे पहले क्या देखना है, योग और गुणा को द्विचर संक्रिया। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि ये देखो कैसे किस प्रकार के पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक है। 0 भी एक सम पूर्णांक होता है, +2 भी सम पूर्णांक होता है। ये सम संख्याएं तो हैं ये सभी, -2 -4 सभी क्या है, सम संख्याएं। तो अब लैंग्वेज लिखोगे ना यहाँ पर आप, तो ये सम संख्या वाली लिखोगे आप। सबसे पहले इसको आप मान लेना R मान लेना, या कुछ मान लेना G मान लेना। इस समुच्चय को क्या मान लेना, जैसे इनको आपने मान लिया G मान लिया। सबसे पहले लिखोगे आप द्विचर संक्रिया नियम। कैसे लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग तथा गुणा भी एक सम संख्या होती है। कोई भी दो सम संख्या लें, उनको जोड़े तो भी सम संख्या आती है, गुणा करें तो भी क्या आती है, सम संख्या। तो लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग तथा गुणा भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। फिर वही ए बी कहां से लेंगे, जी से। a + b भी जी में दिखा देना, और a डॉट b भी किस में दिखा देना, जी में। लिख देना समुच्चय जी में योग तथा गुणा एक द्विचर संक्रिया है। क्योंकि आप तो द्विचर संक्रिया नियम का पालन होगा। संख्याएं हमेशा साहचर्य नियम का पालन करती हैं, क्योंकि साहचर्य नियम में ओनली हम ये देखते हैं कि साइड, दोनों साइड है ना, ये बराबर आनी चाहिए। इसका मान और इसका मान चाहे जी में हो या नहीं हो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए बस। तो संख्याएं तो हमेशा साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो योग का भी होगा और गुणा का भी। 4 नियम हो गए। 5वें नियम की बात करें, योग का तत्समक होगा 0, और योग संक्रिया के लिए प्रतिलोमी भी है। यहाँ 0 का प्रतिलोम 0 होता है, 2 का क्या होता है, योग संक्रिया के लिए -2, 4 का -4, -4 का +4 प्रतिलोम भी है। गुणन का साहचर्य, संख्याएं हमेशा योग और गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो गुणा के साहचर्य नियम का भी पालन होगा, गुणन की योग पर बंटन था उस नियम का नॉर्मली पालन होगा। आप लेके देख लेना कोई भी संख्याएं, जैसे आप दक्षिण बंटनता नियम की बात करोगे तो दक्षिण बंटनता नियम क्या होगा, जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, -2 4 6, तो क्या होगा, इधर क्या लिखोगे, -2.4 प्लस -2.6, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये साइड और ये साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 को -2 से गुणा करेंगे -20, इधर क्या आएगा -8, और -12 जोड़ेंगे तो वही -20, लिख देना। तो यहाँ सभी नियमों का पालन होगा। तो ये जो दे रखा है ना आपके पास, समपूर्णांकों का समुच्चय, वो योग और गुणा द्विचर संक्रिया के लिए क्या होगा, एक वल्य होगा। सभी प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बारे में भी समझो आप, क्योंकि आप ये धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे आप। जैसे मैं बात करूं 0 1 -1, क्या ये रिंग है क्या, वल्य है क्या? आप देखते ही मना कर दोगे नहीं है, क्योंकि इसमें योग का द्विचर संक्रिया नियम फेल हो गया है। योग का द्विचर संक्रिया नियम फेल कैसे हुआ, मैंने इसको जी मान लिया। मैं 2 एलिमेंट्स कहां से लूंगा, जी से। अरे दोनों एलिमेंट सेम भी ले सकते हो द्विचर संक्रिया नियम में। 1 और 1 कहां से ले रहा हूं, जी से। अब योग का द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है, इनका जोड़ भी किस में होना चाहिए, जी में। क्या हो रहा है, कैसा एक भी जगह नियम फेल हो गया तो सभी जगह हो गया, कहने का उसमें उस नियम का पालन नहीं हो रहा। तो यहां योग के द्विचर संक्रिया नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी 2 एलिमेंट्स जी से ले तो उनका योग भी जी में होना चाहिए। द्विचर संक्रिया में एलिमेंट समान भी ले सकते हो। तो 1 और 1 में जी से ले रहा हूं, उनका योग 2 आ रहा है। आप बोलोगे सर यहां हो रहा है ना -1 0 लो आप। हाँ सही बात है, -1 और 0 के लिए हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी है कि उनके लिए हो गया तो द्विचर संक्रिया नियम सत्य हो गया। सभी जगह होना चाहिए नियम सत्य, सभी एलिमेंट्स के लिए नियम सत्य होना चाहिए। तो 1 और 1 ले रहे हो तब कहां सत्य हो रहा है,
ऐसे -1 और -1 लेंगे तब माइनस का 2 आएगा, वो भी जी में नहीं होगा, तो ये वल्य नहीं होगा क्योंकि इसमें योग का द्विचर संक्रिया नियम फेल हो गया है। यहां कुछ भी ले लो, चाहे वो समान ले लो आप, चाहे समान ले लो, वो किस में आएगा, जी में आएगा। 4 देखो जी में है, वहां कैसे भी ले लो आप, ऊपर वाले में आप कोई भी दो एलिमेंट समान ले लो, चाहे असमान जी से, उनका योग और गुणा सब जी में आएगा। तो ऊपर वाला तो वल्य था, लेकिन ये एग्जाम्पल वल्य नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाला एग्जाम्पल भी क्या होगा, वल्य होगा, देख लेना आप। तो आप थोड़ी सी आप देखो स्टडी वगैरह करना, एक बार एग्जाम्पल निकालो आप, एक बार आप एग्जाम्पल वगैरह समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल और थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में इनकी चर्चा करेंगे। ओके।